सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम प्रीति सिंह है। मैं कुरार गांव मनप्पा माध्यमिक हिंदी शाला क्रमांक 2 में साइंस की टीचर हूँ। तो आपके लिए आज का सुविचार है कि सच्चा प्रयास कभी निष्फल नहीं होता। ठीक है, तो इसी अच्छे विचार के साथ आज हम लोग अपने विज्ञान भाग 2 का प्रकरण नंबर 15 जो है सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं, इसका अध्ययन करेंगे। और आज इस लेक्चर में जो पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं वो है उत्सर्जन प्राणी और मानव में, और समन्वय वनस्पतियों में कैसे समन्वय होता है और मानव में कैसे समन्वय होता है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मानव में होने वाला उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब एक्सप्रेशन, मतलब शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हमारे अनवांटेड प्रोडक्ट जो होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं होते, वो कैसे हमारे शरीर से बाहर निकलता है वो हम लोग देखते हैं। उसके पहले थोड़ा एक प्रश्न है, वो देखिए। बताएं तो हमारे शरीर में उपापचय क्रिया द्वारा कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ तैयार होते हैं, ये एक प्रश्न है। दूसरा है मानवीय शरीर में उत्सर्जन क्रिया किस प्रकार होती है। ठीक है, तो सबको पता है हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं, जो भी मतलब अपने शरीर के अंदर जाता है, तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहां पर उपापचय की क्रिया होती है, वहां पे पाचन की क्रिया होती है। तो उस समय जब हम कोई भी चीज खा रहे हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में गया है, तो वो किन किन अपशिष्ट पदार्थों को तैयार करता है, और तैयार करने के बाद उन अपशिष्ट पदार्थों को मानव के शरीर से कैसे बाहर किस क्रिया द्वारा बाहर निकाला जाता है, वो हम लोग अभी बारी बारी से देखेंगे। तो मानव शरीर में विविध क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अलग अलग इंद्रिय संस्थान कार्यरत होते हैं। जैसे कि हम लोग ने जैव प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर में देखा था कि एक मानव का शरीर बनने के लिए उसमें बहुत सारी चीजों का योग मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। फिर ऊतक से क्या होता है, अंग बनते हैं, अंग से सभी अंगों कार्य है। तो ये सभी अंग मिलकर जब कार्य अच्छे से करते हैं, हमारी जो इंद्रिय संस्थान कार्यरत होते हैं, तब जाकर एक मानव का शरीर जो है वो सुचारू रूप से कार्य करता है। तो ये है जैसे अपना ये मानव शरीर है, तो इसमें अलग अलग इंद्रिय संस्थान सभी जगह पे, जैसे मस्तिष्क है, हार्ट है अपना, फिर जो खून हमारे शरीर में दौड़ता है, रक्त परिसंचरण संस्थान होता है ना। और फिर उत्सर्जन संस्थान के लिए हमारे पास किडनी होती है, जिसको हम हिंदी में वृक्क कहते हैं। ये सब मानव के अलग अलग इंद्रिय। जैसे अभी यहाँ पर देखो, जो भी हम भोजन का पाचन करते हैं उसके लिए हमारे पास क्या है, पाचन संस्थान है। हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो श्वासोच्छ्वास के लिए क्या है, हमारे पास श्वसन संस्थान है। इसी तरह शरीर के विविध कार्य अलग अलग करने, मतलब अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग संस्थान कार्यरत होते हैं। हमको पता है कि हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं उससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो हमारे शरीर को दिन प्रतिदिन और मतलब स्ट्रांग बनाने के लिए या बढ़ने के लिए हमें क्या आवश्यक होता है, अच्छी अच्छी चीजों खाने की, अच्छी अच्छी चीजों को खाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हम लोग फल फ्रूट, भोजन में रोटी चपाती भाजी दालें ये सब खाते हैं। ठीक है, तो ये सब खाने से हमारे शरीर को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ओके, तो जब हमारे शरीर में भोजन का पाचन व उससे ऊर्जा की निर्मित होती है, उस समय शरीर में विविध अपशिष्ट पदार्थों का भी निर्माण होता है। मतलब जो कुछ भी हम खा रहे हैं, फल फ्रूट भाजी सब्जी दाल रोटी, वो सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन जब हमारे पाचन संस्थान में जाती है, तो जब वहां पे अलग अलग किया जाता है, अच्छे पदार्थों को अलग और जो हानिकारक पदार्थों को अलग, तो उस अपशिष्ट पदार्थों का भी उस समय निर्माण होता है। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर भी निकालना आवश्यक होता है। ठीक है, तो
कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ तैयार हो रहे हैं, जो अपना पहला प्रश्न था उसका आंसर यहाँ से आपको मिलेगा। पहला है देखो अमोनिया, दूसरा यूरिया, फिर यूरिक अम्ल और क्रिएटिन। ये सारी जो अपशिष्ट पदार्थ है, ये सब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं तो हमारे ये इसमें पाचन संस्थान में ये चीजों का निर्माण होता है, चयापचय की क्रिया द्वारा इनका निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है। हाँ, उसके बाद जो बचा कुचा अपशिष्ट मतलब पदार्थ होता है तो वो पसीने के जरिए निकलता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो पसीना होता है वो भी क्या करता है, हमारे शरीर को शुद्ध करने का ही कार्य करता है। शरीर के अंदर जितने भी अनवांटेड प्रोडक्ट होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, वो पसीने के थ्रू निकलते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि कभी कभी चेहरा ऑयली हो जाता है एकदम, तो वो भी एक शरीर से गंदगी बाहर निकालने की एक क्रिया होती है। और जो कुछ भी बचा कुचा पदार्थ होता है, बाकी हम अपना गुद्द द्वार द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है, इसलिए इस कार्य के लिए उत्सर्जन संस्थान कार्य करता है। ठीक है, अब ये जो सारी चीजें ये हम तो खुद कर नहीं सकते, तो उसके लिए भी मानव के शरीर में एक संस्थान है जिसको हम उत्सर्जन संस्थान कहते हैं, जो कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको शरीर के बाहर निकालने का वो कार्य करता है। तो क्या है मानव उत्सर्जन संस्थान, मानवीय उत्सर्जन संस्थान। इसमें देखो ये जो मानवीय उत्सर्जन संस्थान है, ये आकृति बनाने के लिए एग्जाम में आ सकता है, तो अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिए। तो मानवीय उत्सर्जन संस्थान में क्या क्या होते हैं, वृक्क की दो जोड़ियां, किडनी की दो जोड़ी होती है, फिर मूत्र वाहिनियों की दो जोड़ी होती है, एक मूत्राशय होता है और एक मूत्रोत्सर्जक नलिका होती है। ये इसके मेन पार्ट है मानवीय उत्सर्जन संस्थान के। तो वृक्क द्वारा रक्त के अपशिष्ट पदार्थ, मतलब जो भी अनवांटेड प्रोडक्ट्स है आपके शरीर के, वो अतिरिक्त तथा अनावश्यक पदार्थों को पृथक कर मतलब एकदम जैसे मिक्सर में कोई चीज हम लोग कैसे मिक्स पीस देते हैं, तो उसको वैसे ही वो बोल रहा है कि जो भी अतिरिक्त पदार्थ है या अपशिष्ट पदार्थ है या अनावश्यक पदार्थ है, उनको पृथक कर मूत्र तैयार किया जाता है। ठीक है, ये आपका उत्सर्जन संस्थान की आकृति है। ये जो लेफ्ट साइड में है ये पूरा उत्सर्जन संस्थान है, और ये जो राइट साइड में ये एक पार्ट जो है वृक्क का, उसका इंटरनल पार्ट आप लोग को दिखाया गया है कि वो अंदर से कैसा दिखता है। आपकी जो किडनी है वो अंदर से कैसी होती है, इसमें क्या क्या होता है देखो, संपुट, बाह्य अंग, यहाँ नीचे संपुट, संपुटक, फिर यहाँ पे देखो वृक्क पिरामिड, सारे पिरामिड से यहाँ पे वृक्क के, ये रेड वाला जो है वृक्क धमनी, फिर वृक्क सिरा, और लास्ट में जो येलो वाला है ये क्या है, मूत्राशय की ओर जाने वाली वाहिनियां। तो ये दोनों आकृति भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग ड्रॉ करके 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना। उदर के पीछे मेरुदंड के नहीं के दोनों तरफ, ये जैसे आप देखोगे आकृति में, उधर के पीछे अपना जो पेट है उसके पीछे के साइड जो मेरुदंड होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी हम जिसे कहते हैं, वो रीढ़ के हड्डी के दोनों ओर सेम के बीच के आकार के दो वृक्क होते हैं। ठीक है, अभी इसका पोजीशन आपको पता चल गया होगा कि वृक्क होते कहाँ है, हमारे पेट के पीछे जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं उसके दोनों साइड में ये सेम के आकार के दो वृक्क होते हैं। वृक्क में छानने की मूलभूत क्रिया करने वाले घटक को नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क में जितने भी मतलब हमारे वृक्क में क्या होता है, मूत्र तैयार होता है ना, तो वहां से जो जो मूत्र तैयार होता है वो वृक्क में आता है। तो वृक्क में जो छानने की क्रिया, जैसे हम लोग कोई चाय है, जब हम चाय बनाते हैं तो हम उसको छानते हैं ना, तो ग्लास में हमें चाय मिलती है, और छलनी में क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, क्या हम उसे खा सकते हैं क्या, नहीं। उसी प्रकार वृक्क में भी क्या होता है, छानने की मूलभूत क्रिया होती है, और तो वो क्रिया करने वाला जो घटक होता है उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि नेफ्रॉन होता क्या है। आकृति में आप देख रहे होगे, ये जो एक रेड वाला पार्ट होता है इसका, इससे देखिए एक नेफ्रॉन बना। ठीक है,
फिर ये भी नेफ्रॉन की आकृति है, इसका भी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, एग्जाम में आता है नामांकित आकृति बनाने के लिए। ठीक है, तो प्रत्येक नेफ्रॉन में कप के आकार की पतली भित्ति वाला ऊपर का भाग होता है जिसे हम बोमेन संपुट कहते हैं। जितने भी नेफ्रॉन होते हैं उसमें कप, जैसा कप प्लेट हम लोग चाय पीते हैं, वैसे कप के आकार का पतली भित्ति वाला ऊपर का भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बोमेन संपुट कहते हैं। और बोमेन संपुट के अंदर जो रेड रेड आपको दिख रहा है, तो बोमेन संपुट में उपस्थित रक्त कोशिकाओं की जाली को ग्लोमेरुलस कहते हैं। रक्त कोशिकाओं की जाली मतलब यहाँ पर जो छानने का कार्य जहाँ पे हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो रक्त कोशिकाओं की जो जाली होती है उसके थ्रू वो छानने का कार्य हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस, ये भी आप लोग याद रखना। यकृत में तैयार किया हुआ यूरिया रक्त में आता है। जो हमारे यकृत में जो भी यूरिया नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है वो जो तैयार होता है वो कहाँ जाता है, हमारे रक्त में जाता है। जब यूरिया युक्त रक्त ग्लोमेरुलस में आता है, जहाँ पर क्या है, रक्त कोशिकाओं की जाली है, तो जब वो ग्लोमेरुलस में आता है उस समय ग्लोमेरुलस में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा इस रक्त का छनन होता है। ठीक है, मतलब एक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हमारे रक्त में आया, वो रक्त हमारे कहाँ गया, ग्लोमेरुलस में गया। ग्लोमेरुलस में जो रक्त कोशिकाओं की जाली उपस्थित है वहां पर उसने क्या किया, उसको छानने का कार्य किया। और यूरिया और तत्सम मतलब यूरिया और उसके जैसे बाकी जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है, उसको वो क्या कर देता है, अलग कर देता है। बोमेन संपुट के चयनशील पटल से पानी के अणु और अन्य पदार्थ के महीन अणु छिद्र से बाहर निकल सकते हैं। बोमेन संपुट का द्रव्य बाद में नेफ्रॉन नलिका में जाता है और पानी तथा उपयुक्त अणुओं का रक्त में पुनः अवशोषण किया जाता है। अभी जो भी रक्त हमारे नेफ्रॉन में आता है वहां पे उसको छानने का कार्य किया जाता है। छानने के बाद भी मतलब जब अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, उन अपशिष्ट पदार्थों को भी एक बार अच्छे से छानने का कार्य किया जाता है, ताकि कुछ अगर हमारे शरीर का कुछ पौष्टिक पदार्थ अगर उसमें रह गया है तो उसे वो क्या करता है, पुनः शरीर में भेज देता है, पुनः वो हमारे नेफ्रॉन नलिका में जाता है और पानी और जो उपयुक्त अणु जो गलती से वहां चले जाते हैं उन्हें पुनः क्या किया जाता है, रक्त में अवशोषण कर दिया जाता है। बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ वाले द्रव्य से मूत्र तैयार किया जाता है। यह मूत्र मूत्र वाहिनियों द्वारा मूत्राशय में संग्रहित किया जाता है। अब जो भी अपशिष्ट पदार्थ बचे हैं, जो भी अनवांटेड प्रोडक्ट्स है आपके, उसको पृथक कर मतलब उसको एकदम पीस कर क्या किया जाता है, मूत्र तैयार किया जाता है। और यह मूत्र मूत्र वाहिनियों द्वारा हमारे मूत्राशय में संग्रहित कर दिया जाता है। तत्पश्चात यह मूत्रोत्सर्जन मार्ग द्वारा बाहर शरीर के निकाल दिया जाता है। ठीक है, मूत्राशय पेशीमय होते हुए भी उस पर तंत्रिकाओं का नियंत्रण होता है, इसलिए हम हमेशा मूत्र विसर्जन पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो मूत्राशय होता है वो पेशीमय होता है, लेकिन फिर भी उस पे जो हमारी तंत्रिकाएं होती हैं, जो हमारे ब्रेन में जो हमारा ब्रेन क्या करता है, शरीर के जितने भी कार्य हैं उनको कमांड करने का कार्य करता है। तो जो तंत्रिका है जो होती हैं उस पे हमारा नियंत्रण होता है और इसलिए हम अपने जो मूत्र विसर्जन है उस पे हम नियंत्रण कर सकते हैं। तो मानव में वृक्क ये उत्सर्जन का प्रमुख अवयव, मतलब शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का जो मेन कार्य करता है ये हमारा वृक्क करता है, परंतु त्वचा और फेफड़े भी उत्सर्जन की क्रिया में मदद करते हैं। ठीक है, त्वचा से पसीने निकलते हैं तो वो भी एक उत्सर्जन की क्रिया है। फेफड़े में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, फिर ऑक्सीजन अंदर जाने के बाद वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकलती है वो भी एक तरह की अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, तो अभी
किडनी क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है वो देखते हैं। तो हमारे शरीर में जो किडनी है, जैसा मैंने बताया कि उदर के पीछे जो मेरुदंड होता है, रीढ़ की हड्डी, उसके दोनों ओर सेम के आकार के दो किडनियां होती हैं। तो जो राइट साइड वाली अपनी किडनी होती है, वह लेफ्ट साइड वाली किडनी की अपेक्षा थोड़ा नीचे होता है। जैसा आप आकृति में देख रहे होगे, ये जो राइट साइड वाला है ये नीचे की तरफ है, और जो लेफ्ट साइड वाला ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। तो जब आकृति भी बनाएंगे ना इसकी वृक्क की, तो ऐसे ही बनाना। मानवीय उत्सर्जन संस्थान में एक जो तुम्हारा लेफ्ट साइड वाला रहेगा वृक्क, वो थोड़ा ऊपर रहेगा, और राइट साइड वाला थोड़ा सा नीचे रहेगा। प्रत्येक वृक्क में साधारणतः 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। मतलब एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन का कार्य क्या है? जितने भी खून अपने शरीर में जितने भी रक्त है उनको छानने का कार्य करता है, और अपशिष्ट पदार्थों को अलग कर, पृथक कर, मूत्र तैयार कर उसको उत्सर्जन संस्थान में भेजने का कार्य करता है। तो एक वृक्क में कितने होते हैं? 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। यह आकृति में आप देख पा रहे होगे। तो साधारण व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है, जो प्रतिदिन वृक्क में 400 बार छाना जाता है। मतलब अगर एक व्यक्ति है उसके शरीर में साधारणतः 5 लीटर, उससे ज्यादा ही होता है, लेकिन कम से कम 5 लीटर रक्त होता है। तो जो एक दिन में 24 घंटे में वो 400 बार किडनी में से होकर गुजरता है, और वो किडनी क्या करती है? उसको छानने का कार्य करती है। तो सोचिए जो हमारी जो किडनी है वो कितना कार्य करती है, एक दिन में 400 बार। ठीक है, तो वृक्क प्रतिदिन लगभग 190 लीटर रक्त छानता है। एक दिन में लगभग 190 लीटर रक्त वो छानता है, जिसमें से एक से 1.9 मतलब लगभग 2 लीटर के आसपास वो मूत्र तैयार करता है। और जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है वह पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जो बचा हुआ द्रव्य पदार्थ होता है उसको क्या करता है? वो उसे वापस से अवशोषित कर लेता है। अभी बच्चों आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, उसकी किडनी खराब है, तो उसको डॉक्टर ने बोला है कि डायलिसिस करना है। ऐसा आप लोग ने सुना होगा ना कि उसकी किडनी खराब है और उसको डायलिसिस की प्रक्रिया पर रखा गया है। तो उसे हम लोग क्या कहते तो बच्चों जैसे मैं बता रही थी कि हम लोग ऐसा सुनते हैं कि कोई व्यक्ति है उसका किडनी खराब हो गया, डायलिसिस की प्रक्रिया पर रखा गया है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रक्त अपोहन। वो कैसे होता है? कि कोई संसर्ग या कम अनुपात में रक्त की पूर्ति होने पर वृक्क की जो कार्य क्षमता होती है तो वो कम हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ है उसका अधिक संचय होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रेक ही छानने का कार्य करता है अपशिष्ट पदार्थों को। तो जब वो अपशिष्ट पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो जब वृक्क निष्क्रिय हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, ऐसे टाइम पर कृत्रिम उपकरण का उपयोग करके जो भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है हमारे शरीर में उसको अलग कर दिया जाता है। तो रक्त में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बाहर निकालने के लिए जो कृत्रिम यंत्र का उपयोग करते हैं उसे हम उस क्रिया को हम अपोहन कहते हैं। तो एक बार में इस उपकरण में 500 मिली रक्त भेजा जा सकता है, और उसको शुद्ध करके वो मशीन में शुद्ध करके वापस से रोगी के शरीर में उसे भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका रक्त अपोहन, डायलिसिस की क्रिया। हाँ, तो इसमें क्या होता है? जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको मशीन में भेजते हैं, और फिर वहां पे वो रक्त का छानता है और छान के पुनः व्यक्ति के शरीर में भेज देता है। अच्छा, आपने सुना होगा कभी कि गर्मियों में ठंडी और वर्षा की अपेक्षा कम मूत्र तैयार होता है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, जो तापमान होता है वो अधिक होता है, जिसके कारण हमें अधिक पसीना आता है। तो शरीर के तापमान को
बनाए रखने के लिए, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें गर्मियों के मौसम में अधिक पसीना आता है, क्योंकि हम पानी भी अधिक पी रहे हैं तो हमें पसीना अधिक आता है। लेकिन ठंडे समय में ये सब नहीं होता। फिर बच्चों, आपने सुना होगा कि जो बड़ा व्यक्ति है, प्रौढ़ व्यक्ति, उसमें मूत्र विसर्जन की क्रिया होती है, लेकिन छोटे बच्चों में यह क्रिया का नियंत्रण नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्रौढ़ व्यक्ति होते हैं उनमें पेशी युक्त जो मूत्राशय होता है उस पर उनका नियंत्रण होता है। जो भी अपना रक्त क्षमता है नेफ्रॉन में, तो उससे क्या होता है, मूत्र तैयार होता है और वो मूत्र हमारे मूत्राशय में जमा हो जाता है। तो जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनको उनका मतलब जो तंत्रिका तंत्र होता है उनके द्वारा उसको नियंत्रण होता है। तो अगर वो भर गया है तो उसे खाली मतलब मूत्र विसर्जन करने की इच्छा बड़े व्यक्तियों में होती है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, शिशु बच्चे होते हैं छोटे, उनमें ये क्रिया विकसित होती ही नहीं है। इसके लिए जो बड़ा व्यक्ति है वो मूत्र विसर्जन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है, अपेक्षा किसके? छोटे बच्चों की अपेक्षा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, अभी है आपका नेक्स्ट जो है वो है समन्वय। समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं। तो हर किसी का समन्वय होना जरूरी होता है, ना कि सिर्फ मानव के लिए। वनस्पति में जैसे मैंने बताया अलग अलग अंग होते हैं, अलग अलग ऊतक होते हैं, वो सभी मिलकर करते हैं। तो सभी का एक दूसरे के साथ मेल मतलब कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे अभी आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी जब हम भोजन करते हैं उस समय अचानक हमारी हाथ की जो उंगलियां वो जीभ जीभ से मतलब दब जाती है, या जीभ दब जाता है, कट जाता है, जिससे हमें बहुत दर्द होता है। तो ऐसा क्यों होता है? और कभी कभी हम खाना खाते हैं जल्दीबाजी में फटाफट, तो उससे हमें ठसका लग जाता है। तो ऐसा भी क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है जब हमारे शरीर का कोऑर्डिनेशन बिगड़ता है। जब हम खाना खा रहे होते हैं, टीवी देखते हुए या फिर किसी से बातचीत करते हुए, तो उस समय जो हमारे दांत चबाने का कार्य करते हैं उनका और हमारे हाथ का या फिर हमारे जीभ का क्या होता है, समन्वय बरोबर नहीं होता। तो जब कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होगा तो वहां पे कार्य अपने आप ही गड़बड़ होने वाला है। और जब हम जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं फटाफट में, तो वो आहार नलिका की जाने के बजाय साइड में एक छोटी सी नलिका भी होती है अपने यहाँ पे आहार नलिका के बगल में, उसके अंदर चला जाता है। तो जब उसमें जब जाता है तो हमें बहुत जोर से खांसी आती है, तो जिसे हम बोलते हैं ना ठसका लगा। तो जब खांसी आती है तो जब हम जोर से खांसते हैं तो वो जो बगल वाली नलिका में पदार्थ चला जाता है, भोजन चला जाता है, वो खांसने के तत्पश्चात वापस से हमारी आहार नलिका में आता है और हमारे पेट में चला जाता है। या फिर देखो कोई भी गर्म चीज है उसको हम छूते हैं, तुरंत हमारा हाथ पीछे आ जाता है ना, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये चीज गर्म है, हमें हमारे लिए ये अच्छा नहीं है, अपने आप बंद हो जाती है। क्या हम खोल के रख सकते हैं जब बहुत सारे धूल मिट्टी के कण आ रहे होंगे? तो नहीं। तो ये सारी चीजें कैसे होती है? समन्वय के कारण ही होती है, कोऑर्डिनेशन के कारण ही होती है। ओके, तो किसी भी बहुकोशिकीय सजीव में विविध अवयव संस्थान कार्यरत होते हैं। ये चीज हमें पता है कि जितने भी बहुकोशिकीय सजीव है उन सभी में विविध अवयव संस्थान कार्यरत होते हैं। इन विविध संस्थानों या अंगों और उनके आसपास के परिसर के विविध उद्दीपनों में योग्य समन्वय होगा, तभी वह सजीव अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है। ठीक है, तो जितने भी हमारे संस्थान हैं उन सबका सिर्फ अंदर से ही नहीं, बाहर के परिसर से भी, बाहर से योग्य समन्वय होगा। जो भी वह हो रहा है आसपास के परिसर का, जो भी वातावरण है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, वर्षा ऋतु हो, कुछ भी हो, तो जब उसके साथ उसका योग्य समन्वय होगा तभी वह सजीव अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकता है। विविध क्रियाओं को क्रमबद्ध नियमन अर्थात नियंत्रण तथा विविध क्रियाओं को क्रमानुसार करना ही क्या होता है? समन्वय होता है। परिभाषा आप लोग याद कर लेना। किसी भी प्रक्रिया को यशस्वी रूप से पूर्ण करने के लिए उस प्रक्रिया में विविध स्तर पर सहभागी होने वाले विविध संस्थान व अंगों में सुयोग्य समन्वय होना
आवश्यक है। समन्वय का अभाव, अगर कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हुआ तो समन्वय का अभाव या किसी भी घटना के कारण किसी भी स्तर पर गड़बड़ी होने से अपेक्षित क्रिया अपूर्ण रह सकती है। जैसे अगर बॉडी में जो भी अपने ऊतक हैं, जो भी अंग है, अगर उसमें से एक भी गड़बड़ होता है तो पूरा शरीर बीमार हो जाता है। ठीक है, तो कहीं पर भी अगर समन्वय का अभाव हुआ, कोऑर्डिनेशन में कुछ भी गड़बड़ हुई, तो ये जो समन्वय की क्रिया है ये अपूर्ण रह जाती है। तो प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की यादृच्छिकता मतलब अनिश्चितता ये नहीं होना चाहिए। तो किसी भी सजीव के शरीर का तापमान, जल का अनुपात और प्रकीर्ण का अनुपात इत्यादि के कारण वह बाह्य पर्यावरण में उद्दीपन के कारण होने वाले आंतरिक प्रक्रिया में सुयोग्य समन्वय होना अत्यावश्यक है। ठीक है, इष्टतम कार्यशीलता के लिए सजीवों के विविध संस्थानों में सुयोग्य समन्वय से स्थिर अवस्था रखी जाती है। इसे क्या कहते हैं? समस्थिति कहते हैं। तो सिर्फ शरीर के अंदर के ही अंग नहीं, शरीर के बाहर का भी जो वातावरण है, अगर वहां से भी, पर्यावरण से भी अगर उद्दीपन अच्छा मिल रहा है, वातावरण अच्छा है, तो शरीर क्या है, सुचारू रूप से समन्वय बनाकर चल सकता है। तो ये तो था मानव में होने वाला समन्वय, कैसे मनुष्य में कोऑर्डिनेशन होता है। तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन वनस्पतियों में भी होता है। तो प्राणी, कोई भी प्राणी, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए मैंने घोड़ा लिया है, तो प्राणियों में पाए जाने वाले तंत्रिका तंत्र, ये जो व्हाइट व्हाइट आपको ऐसे दिख रहा होगा, वो सारे क्या है? तंत्रिका तंत्र होते हैं, जो एक जाल के जैसे शरीर में हमारे पहले होते हैं, तो हमारे शरीर में भी होते हैं। तो जो ये तंत्रिका तंत्र होते हैं, या फिर जो पेशियां होती है हमारे शरीर की, जो मांसपेशियां होती है, वैसे तंत्र वनस्पतियों में नहीं होते हैं। होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो ऐसे में वनस्पतियां किस प्रकार अपनी गतिविधि दर्शाती है? ऐसा नहीं है कि चलना ही एक गतिविधि होती है, जगह पर रहकर भी वनस्पतियां अपनी गतिविधि कैसे दर्शाती हैं? तो वनस्पतियों में जो गतिविधि होती है वो प्रमुख रूप से उद्दीपन को दिए जाने वाले प्रतिसाद के फलस्वरूप होता है। मतलब उसके जमीन के अंदर का जो उसका भी वातावरण है, जो भी है, और बाहर का जो वातावरण, उसके द्वारा जब उसे कोई भी चीज बाह्य उत्तेजना से जो भी उद्दीपन मिलता है, उसको जब वो प्रतिसाद देता है, तब उसके फलस्वरूप वनस्पतियों में गतिविधि दर्शाई जाती है। तो बाह्य उत्तेजना से प्रेरित पौधे के किसी हिस्से की गतिविधि अथवा वृद्धि को अनुवर्तन या अनुवर्ती गतिविधि कहते हैं। अभी जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो एक एक मार्क्स में आ सकता है। जैसे अनुवर्तन या अनुवर्ती किसे कहते हैं? कि बाह्य उत्तेजना से प्रेरित पौधे के किसी हिस्से को गतिविधि या फिर वृद्धि का अनुवर्तन या अनुवर्ती गतिविधि कहते हैं। फिर किसी भी वनस्पति का प्ररोह तंत्र, मतलब जो सूट सिस्टम होता है उसका, वो प्रकाश उद्दीपन को प्रतिसाद देता है, अर्थात वृद्धि सूर्य की दिशा में होती है। पौधे द्वारा प्रदर्शित इस गतिविधि को क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्ती गति कहते हैं। देखो आकृति में ये कुंडी टेढ़ा है, जो पौधा का जो ये गमला है ये टेढ़ा है, जमीन पे गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी जो पौधा निकला है वो किस दिशा में बढ़ रहा है? ये सूर्य की दिशा में बढ़ रहा है। मतलब यहाँ पर प्रकाश उद्दीपन को प्रतिसाद दिया जा रहा है और ये सूर्य की दिशा में ये बढ़ रहा है। तो ऐसे पौधों को हम, ऐसी जो गतिविधि होती है या ऐसी जो वृद्धि होती है पौधों में, उसे हम प्रकाशानुवर्ती गति कहते हैं। ठीक है, तो वनस्पतियों के जड़ संस्थान में गुरुत्वाकर्षण और पानी इन उद्दीपनों को भी प्रतिसाद देता है। जड़ से भी तो वो खाने पीने का कार्य करता है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण वो जमीन में जो जड़ें होती है वो नीचे की तरफ ही जाती हैं। तो जो ऐसे उद्दीपनों को प्रतिसाद देते हैं उसे हम क्रमशः गुरुत्वानुवर्तीय गतिविधि और जलानुवर्ती गतिविधि कहते हैं। फिर विशिष्ट रसायनों, जो केमिकल्स होते हैं
वो वनस्पतियों में भी होते हैं। तो विशिष्ट रसायनों द्वारा पौधे के किसी भाग में होने वाले प्रतिशत को रसायन अनुवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पर ये जो पराग नली है तुम्हारी, इसका पराग नली का बीच में जो जहाँ पे बीज होता है, बीजांड की तरफ बढ़ना, ठीक है। तो प्रत्येक गतिविधि जो भी अभी तक हम लोगों ने देखा, जैसे अनुवर्तन, प्रकाशानुवर्ती, जलानुवर्ती, गुरुत्वानुवर्ती या फिर जो भी है, वो सारी जो गतिविधि होती है वनस्पतियों की वृद्धि से संबंधित होती है। मतलब वनस्पतियों के लिए वो अच्छी होती है, उनकी वृद्धि से संबंधित होती है। इसलिए इस गति को हम वनस्पतियों में होने वाली वृद्धि संलग्न गति कहते हैं, ठीक है। कुछ विज्ञान के जनकों से कुछ बातें हैं यहाँ पे, टेक्स्ट बुक में भी आप लोग देखोगे तो मिलेगा कि क्या है। तो कुछ वनस्पतियां लताओं के स्वरूप में बढ़ती हैं। लता पता है ना, किसी चीज को ऐसे बांध दो, डंडा बड़ा, तो उसको पकड़ के वो घूम घूम के बढ़ती हैं, तो वो लताएं होती है। तो लता का काम क्या होता है? स्पर्श संवेदी होता है, मतलब छूने, जैसे टच मी नॉट एक पौधा होता है छुई मुई, वैसा वो स्पर्श संवेदी होता है। प्ररोह के अग्रभाग में तैयार होने वाला ऑक्सिन नामक संप्रेरक कोशिका विवर्धन में सहायक होता है। जितने भी लताएं होती है उनका जो अग्रभाग होता है वहां पे ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन नामक संप्रेरक होता है। वो क्या होता है? वो वृद्धि विवर्धन में सहायक होती है, ठीक है। तनों की वृद्धि के लिए जिब्रेलिन्स एवं कोशिका विभाजन में साइटोकाइनिन्स ये संप्रेरक मदद करते हैं। तो जो हमारे वनस्पतियों की जो तने होती है ना, उनको उनकी वृद्धि के लिए जिब्रेलिन्स, और जो कोशिकाओं का विभाजन जब होता है तो उसमें साइटोकाइनिन्स ये संप्रेरक मदद करते हैं। अबेसिस अम्ल यह संप्रेरक वनस्पतियों की वृद्धि रोकने, वृद्धि की क्रिया मंद होने या पत्तियों के मुरझाने जैसी स्थितियों पर असरदार सिद्ध होता है। ये थोड़ा सा डेंजरस होता है क्योंकि अगर ये अम्ल जो है संप्रेरक अगर वनस्पतियों में डाल देंगे तो उसमें वनस्पतियों की वृद्धि रुक जाती है और जो वृद्धि की क्रिया है वो मंद हो जाती है और पत्तियां क्या होती हैं? मुरझाने लगती हैं। तो ये अबेसिस जो होता है ये अच्छा नहीं होता वनस्पतियों के लिए। तो ये कुछ पौधे अभी मैं दिखाऊंगी एक के बाद एक, देखना आप लोग। जैसे ये आपके सामने जो है ये छुई मुई, तो बारीकी से जब निरीक्षण किया गया तो पता चला कि जो छुई मुई है, छुई मुई जैसे जो वनस्पतियां होती हैं उसके जिस भाग को स्पर्श करते हैं, अगर एक भाग को, जैसे यहाँ पे आकृति में आप देख रहे हो, एक भाग को स्पर्श करते हैं तो उसके अतिरिक्त दूसरी जगहों पर भी उसकी गति होती है। और इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वनस्पतियों में जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसारित की जा सकती है। यह जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए वनस्पतियां रासायनिक आदेश का उपयोग करती हैं। वनस्पति कोशिका गतिविधि के दौरान अपने आकार को पानी की मात्रा में परिवर्तन करके बदलती हैं। तो इसके लिए एक जगह पर छूने पर बाकी अगल बगल की भी जो पत्तियां होती हैं उसकी वो भी बंद हो जाती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप क्या होता है कि वीनस फ्लाई ट्रैप इस वनस्पति में कीटकों को फंसाने के लिए फूल जैसा दिखने वाला फूल वेदी सुगंध वाला एक पिंजरा होता है, ठीक है। वो जो भी उड़ने वाले कीटक होते हैं उनको फंसाने के लिए ये फूल जैसा दिखता है, लेकिन ये क्या है? एक पिंजरा है, एक जाल है जिसे हम ट्रैप बोलते हैं। यह जब कीटक उसके ऊपर बैठ जाते हैं तब ये पिंजरा क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और जो वनस्पति होती है इसकी, उसके द्वारा कीटक का पाचन कर लिया जाता है। दिखता बहुत सुंदर है, सुगंधित होता है, लेकिन ये एक तरह का जाल होता है। जब उस पे मक्खी या कोई भी कीटक बैठ जाता है तो वो बंद हो जाता है और वो जो वनस्पति होती है उसके द्वारा उसका पाचन कर लिया जाता है। फिर और जैसे आपने कमल का फूल देखा है और निशिगंधा मतलब रात रानी ना, तो जो कमल होता है वो सुबह के समय पे खिलता है और जो निशिगंधा होती है उसके जो फूल होते हैं वो रात में खिलते हैं। गुलमेंदी, गुलमेंदी की क्या खासियत है कि कीटक का स्पर्श होते ही जो गुलमेंदी है इस वनस्पति का योग्य समय जब आता है
तो उस समय आने पर फल आते हैं उसमें, और उसका जो बीज है वो सर्वत्र फैल जाता है। मतलब एक टाइम के बाद जब उसके ऊपर फल आने का जब टाइम होता है तो उसके जो बीज है वो अपने आप फूट जाते हैं, और फूट के अगल अगल बगल में क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ विज्ञान के जरूरतों से कुछ पौधे हैं जिनके बारे में हम लोग ने देखा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है क्या? हेलो। हेलो, किसी को कुछ डरा? मानवीय उत्सर्जन संस्थान और रक्त अपोहन, इन सब चीजों में। यस ऋषिकेश। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। टीचर रक्त अपोहन, टीचर जो हमारी किडनी रहती है वो काम करना बंद करती है तब हमको इसकी आवश्यकता होती है ना? हाँ, जब हमारा किडनी कमजोर हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, क्योंकि किडनी का मैंने बताया ना, किडनी का कितना इम्पोर्टेंट कार्य है। एक दिन में वो 400 बार हमारे रक्त को छानता है। मतलब वो जितने भी शरीर के अपशिष्ट पदार्थ है उसको निकालने का कार्य कौन कर रहा है? किडनी ही कर रहा है। लेकिन जब अगर किडनी खराब हो जाएगी तो जितने अपशिष्ट पदार्थ है वो हमारे शरीर में ही रह जाएंगे। लेकिन उन पदार्थों को शरीर के बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए रक्त, जब किडनी खराब हो जाती है तो जो व्यक्ति होता है उसको डायलिसिस पे रखा जाता है। उसमें क्या होता है, उसको एक मशीन से, जो मैंने आपको दिखाया आकृति में, उस मशीन से जोड़ दिया जाता है, और एक तरफ से उसके शरीर का खून उस मशीन में जाता है, और दूसरी तरफ से वही खून शुद्ध होकर अपशिष्ट पदार्थों को अलग करके पुनः रोगी के शरीर में भेजा जाता है। तो ये होता है डायलिसिस, रक्त अपोहन जिसे हम कहते हैं। टीचर हाँ, टीचर किडनी दो किडनी होती है तो एक किडनी से भी रक्त साफ होता है ना टीचर? दो किडनी है, अगर एक किडनी खराब हो गई तो एक किडनी से भी इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन फिर वो देखता है डॉक्टर कि वो दूसरे किडनी की क्या कैपेसिटी है उसकी। अब एक दिन में दोनों किडनी मिलकर जब 400 बार खून को छान रहे हैं तो एक अकेले के ऊपर लोड ज्यादा आ जाता है ना। तो ऐसे में ही उस व्यक्तियों को ज्यादा कार्य करने नहीं बोला जाता, मतलब ज्यादा भागना दौड़ना कूदना मेहनत वाला कार्य, उसे एक ही जगह पर बैठने के लिए कहा जाता है। क्योंकि दो का काम एक अकेला कर रहा है तो उसके ऊपर प्रेशर तो आएगा ही। यस टीचर, थैंक यू ठीक टीचर। है, वेलकम। नेक्स्ट, राहुल यादव। हाँ, पूछो राहुल। हेलो टीचर। पूछो, आपको प्रश्न पूछना है ना? हाँ हाँ टीचर। टीचर, ये जो समन्वय का क्या क्या अर्थ है? समन्वय, जैसे मैंने बताया ना, हमारे शरीर में जितने भी हमारे अंग हैं, ऊतक है, उनका क्या एक दूसरे से समन्वय होना बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर हम लोग अपने स्कूल के बारे में अगर हम लोग देखें, स्कूल में अगर प्रिंसिपल का टीचर से कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो टीचर का किससे, उनके बच्चों से कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। तो एक स्कूल को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। वैसे ही हमारा शरीर भी होता है। अगर शरीर का एक भी अंग बीमार होता है तो बाकी दूसरों को में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हर किसी का एक दूसरे के साथ समन्वय होना बहुत जरूरी होता है, मतलब कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है। ओके ठीक टीचर। है, नेक्स्ट, हेलो। अंगद। यस अंगद, पूछो। पूछो अंगद प्रजापति, पूछो क्या प्रश्न है आपका? हेलो टीचर। हाँ, टीचर, ये किडनी तो टीचर के ऊपर नीचे रहता है, बराबर में भी नहीं रह सकता है क्या? अब ये तो तुमने एकदम साइंटिफिकली बात पूछ ली है, एक ऊपर और एक नीचे क्यों होता है।
अब भगवान ने शरीर बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा, एक किडनी ऊपर एक किडनी नीचे। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, तो मुझे भी पता करना पड़ेगा कि एक ऊपर और एक नीचे क्यों होता है। यस टीचर। ठीक है, फिर अभी मैं अपना खत्म करती हूँ सर। संस्थान, ठीक है, उसमें हम लोग ने वृक्क के बारे में देखा। वृक्क का जो सबसे इम्पोर्टेंट घटक होता है नेफ्रॉन, उसके बारे में देखा। फिर हम लोग ने समन्वय देखा, प्राणियों में समन्वय कैसे होता है और वनस्पतियों में समन्वय कैसे होता है। और विज्ञान के झरोकों से हम लोग ने कुछ पौधों के बारे में देखा, जैसे कि छुई मुई, विनस फ्लाईट्रैप, कमल, निशिगंधा और अपनी गुल मेहंदी। ठीक है, ठीक है सर।